हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम देख रहे हैं वैल्यू एडिशन, जो कि हमने सिग्नल ट्रांजैक्शन का टॉपिक पढ़ा था। सो हम कह सकते हैं कि कोई भी सिग्नलिंग रिस्पॉन्सिबल है नहीं है ब्लड वेसल्स के डायलेशन के लिए, जिसकी वजह से पेनाइल इरेक्शंस होता है। अब अगर बात करें नाइट्रोग्लिसरीन के यूज की किसके ट्रीटमेंट में, जैसे हार्ट की डिजीजेस में इसका ट्रीटमेंट होता है, इज बेस्ड ऑन इट्स कन्वर्जन टू NO। नाइट्रिक ऑक्साइड में इसका कन्वर्जन हो जाता है, जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है एंड जो हार्ट है, हार्ट तक ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करती है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी फंक्शंस करता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह हमारे नर्वस सिस्टम में। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू नाइट्रिक ऑक्साइड and functions similarly, and its synthesis in brain cells take place after stimulation by neurotransmitter. So CO2 activates guanylate cyclase, and thus it is responsible for the production of cyclic GMPs. वैल्यू एडिशन क्या आपको पता है? इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है साइक्लिक GMP के बारे में? इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेंजर है, जो कि फॉर्म होता है GTP से बाय एंजाइमेटिक एक्शन ऑफ ग्वेनिलाइल साइक्लेस। ग्वेनिलाइल साइक्लेस की अगर हम बात करें, इट इज एक्टिवेटेड बाय नाइट्रिक ऑक्साइड, देन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पेप्टाइड लाइगेंस। जब स्टिमुलेशन होता है ग्वेनिलाइल साइक्लेस का, इट लीड्स टू एलिवेटेड लेवल ऑफ CGMP। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो लेवल है वो एलिवेट हो जाता है, विच देन मीडिएट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, जैसे कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन स्टार्ट होता है। एक्शन जो है CGMP का, इट इज फ्रीक्वेंटली मीडिएटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ CGMP dependent protein kinase, although CGMP can also act to regulate other targets including ion channels. उसके बाद अगर हम बात करें CGMP का, इट ऑल्सो प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्टिब्रेट की आई में, जहां पे ये सर्व करता है एज द सेकेंड मैसेंजर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए विजुअल सिग्नल्स रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट टू नर्व इम्पल्सेस। रोडोप्सिन की बात करें, रोड सेल्स ऑफ द रेटिना एक G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, स्मॉल मॉलिक्यूल 11 सिस रेटिनल, फिर वो आइसोमराइज होता है टू ओल्ड ट्रांस रेटाइनल। सो ये जो ट्रांस रेटाइनल है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग एक कन्फर्मेशनल चेंज। ये इंड्यूस करता है रोडोप्सिन प्रोटीन में। रोडोप्सिन फिर क्या करता है, एक्टिवेट करता है G प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन को, एंड A subunit of transducin stimulates the activity of CGMP phosphodiesterase, leading to decrease in the intracellular level of CGMP. So ये जो चेंज होता है CGMP लेवल में रेटिनल रोड सेल्स में, इफेक्ट आयन चैनल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें, न्यूरोट्रांसमीटर्स का फंक्शन क्या होता है, सिग्नल को कैरी करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है या फिर न्यूरॉन से दूसरे मसल सेल्स तक। सो स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन, देन सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन एंड गामा एमाइनो बुटाइरिक एसिड, जिसको गाबा भी बोलते हैं। कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हार्मोन्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एड्रिनलिन है, ये रिलीज होते हैं जब एक्चुअली में एक एक्शन पोटेंशियल एक टर्मिनस पे जाता है न्यूरॉन के, तो वहां पे
एड्रेनलिन रिलीज होता है। जब ये रिलीज होते हैं, डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, उसके बाद ये रिलीज होके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे टारगेट सेल के सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर अनेबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्रॉस ही नहीं कर सकते बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक। देयरफॉर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कैसे एक्ट करते हैं? एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स। बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं सच एज द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। तो जब बाइंडिंग होती है न्यूरोट्रांसमीटर की उनके रिसेप्टर्स पे, इसकी वजह से कन्फर्मेशन चेंज होता है रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स में एंड देयर बाय ये आयन चैनल्स को बिल्कुल ओपन कर देगा। सो दिस रिजल्ट इन चेंजेस इन आयन फ्लक्स इन द टारगेट सेल। दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स होते हैं जी प्रोटीन के साथ कपल्ड होते हैं। सो ये एक कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एक मेजर ग्रुप बनाते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स का। पेप्टाइड हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स की अगर हम बात करें, जो दूसरा ग्रुप होता है हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का, वो एक्चुअली में हमारा होता है पेप्टाइड हार्मोन। उसमें आपका आ जाता है इंसुलिन, आ जाता है ग्लूकागोन, आ जाता है। उसके बाद आते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, एनकीफलिन एंड एंडोर्फिन। उसके बाद आते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, देन वी हैव प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइन। सो पेप्टाइड हार्मोन्स, neuropeptides and growth factors are unable to cross the plasma membrane of their target cells. अपने टारगेट सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकते। सो दे एक्ट बाय बाइंडिंग टू सेल सरफेस रिसेप्टर्स पे ये क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आइकोसेनॉइड्स की, तो बहुत सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी काम करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह। कैसे काम करते हैं कि सेल सरफेस जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे बाइंड कर जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, तो ये होते हैं आइकोसेनॉइड्स। इसमें आता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देन प्रोस्टासाइक्लिन, देन थ्रोम्बोक्सिन्स एंड देन ल्यूकोट्राइन्स। जितने भी सारे आइकोसेनॉइड्स होते हैं आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। सो ये जो एसिड होती है एराकिडोनिक एसिड, इट इज कन्वर्टेड टू प्रोस्टाग्लैंडिन H2 for synthesizing prostaglandins और thromboxanes। एंजाइम्स की अगर हम बात करें, एंजाइम साइक्लोऑक्सिनेज क्या करता है? कैटेलाइज करता है इस रिएक्शंस को। टारगेट है एस्पिरिन का। एस्पिरिन इनहिबिट्स करेगा एंजाइम को, देयरबाय इनहिबिट्स करेगा सिंथेसिस किसकी? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। सो जब ये इनहिबिट्स करेगा, सिंथेसिस जब होती है सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है थ्रोम्बोक्सिन की, तो एस्पिरिन रिड्यूस करेगा प्लेटलेट्स एग्रीगेशंस को और इस वजह से जो ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इस एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे जो डेली डोसेस होते हैं एस्पिरिन्स के फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड होते हैं ताकि जो क्लोट्स है उसका प्रिवेंशन यहाँ पे हो सके। सो इकोसेनॉइड्स स्टिमुलेट्स करते हैं बहुत सारे वेराइटी ऑफ रेस्पॉन्सेज अपने टारगेट सेल्स में, जैसे कि वी हैव ब्लड प्लेटलेट एग्रीगेशंस, इन्फ्लेमेशन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। उसके बाद आता है प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली हेल्प करते हैं, प्लांट्स की हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? जनरली ये 5 मेजर क्लासेस में हम इनको डिवाइड कर देते हैं, जैसे ऑक्सिन है, गिबेरेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, देन वी हैव एब्सिसिक एसिड, देन वी हैव इथाइलिन। ये जो प्लांट के जो हार्मोन्स है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह ही ये भी काम करते हैं। सो वी हैव जैसे रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स है, लाइगेंड्स आता है बाइंड करेगा रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल के साथ। टारगेट सेल्स है, टारगेट सेल्स के सरफेस पे यहाँ पे आके बाइंड कर जाए। तो यहाँ पे वी हैव 2 क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स, इंटरनल रिसेप्टर्स हो सकते हैं या फिर इसमें भी सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। इंटरनल हमें पता ही है
जिसको हम साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सो साइटोप्लाज्म में ये पाए जाते हैं। जब इनका एक्टिवेशन होता है इंटरनल रिसेप्टर्स का, इसकी वजह से कोई भी सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं बनता है, नहीं रिलीज होता है। लाइगेंड मॉलिक्यूल्स जो लिपोफिलिक हैं, दे आर एबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इन रिसेप्टर बाइंड टू दीज रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, एक रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स वहां पे बन जाता है। कॉम्प्लेक्स फिर ये जाएगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है किसका, रिसेप्टर्स का, लाइगेंड का, प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, जो कि जीन के ट्रांसक्रिप्शंस को रेगुलेट करता है बाय बाइंडिंग टू द रेगुलेटरी रीजन्स ऑफ द डीएनए। डीएनए का जो रेगुलेटरी रीजन्स है उस पे बाइंड करके इस तरह से काम होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जहां पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला गया, यहाँ पे ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करके फिर ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। वहां पे जो है ये एक डीएनए पे बाइंड करेगा, डीएनए पे बाइंड करेगा तो वहां पे जाके ये उसको कंट्रोल करेगा, प्रोटीन के फंक्शंस को। सेल सरफेस रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइगेंड मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स स्पैन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन। कैसे कन्वर्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल को इंट्रासेल्यूलर सिग्नल में। लाइगेंड देमसेल्स एंटर नहीं करेंगे सेल के अंदर, बट ये क्या करते हैं, सेकेंड मैसेंजर को प्रोड्यूस करते हैं। तो हर एक जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जैसे कि एक्सटर्नल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, उसके बाद होता है एक हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, देन वी हैव इंटरसेल्युलर डोमेन इनसाइड द सेल। तो 3 डोमेन का ये बना होता है। एक्सटर्नल लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन जो कि लाइगेंड के साथ बाइंड करेगा, फिर होता है हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, एंड देन वी हैव इंट्रासेल्युलर डोमेन इनसाइड द सेल। सो सिग्नल ट्रांसडक्शन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर, साइज एंड एक्सटेंट ऑफ ईच ऑफ दीज डोमेन्स वेरीज। एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेल सरफेस रिसेप्टर की, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर जैसे कि टायरोसिन काइनेज होता है। अगर हम बात करें जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की, तो एक्सटर्नल सिग्नल ट्रांसमिट हो जाते हैं, इंट्रासेल्युलर टारगेट पे जाते हैं। इंटरमीडिएरी एक्शन होता है यहाँ पे ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स का, जिसको हम जी प्रोटीन भी बोलते हैं, राइट। ये जो है ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है। सो जी प्रोटीन आर कपल्ड विद रिसेप्टर्स बाउंड टू द मेम्ब्रेन, मोर देन 1000 सच जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इनको हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर फैमिली बोलते हैं। ऑल्सो इंक्लूड्स करता है लार्ज number of receptors that are responsible for smell, sight and taste. So G protein coupled receptor transmembrane proteins हैं जो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को बहुत बार यहाँ पे क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को अगर हम बात करें तो ट्रेवर्स करते हैं। तो यहाँ पे देखें ट्रांसमेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, ये सेल का एक्सटीरियर है, दिस इज द साइटोसोल। एंड देन ये डायग्राम है जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के स्ट्रक्चर को यहाँ पे बता रहा है। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का। सो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, रॉबर्ट एट होवर्ड मेडिकल सेंटर एट ड्यूक यूनिवर्सिटी एंड ब्रेन के Kubelka from Stanford University School of Medicine have won the Nobel Prize in Chemistry. केमिस्ट्री में इनको मिला है नोबेल प्राइज बिकॉज इन्होंने काम किया है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पे। ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिग्नल ट्रांसडक्शन का ही टॉपिक है तो बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लाइगेंड है, जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन जो होता है जीपीसीआर का,
बाइंडिंग जो होती है एक लाइगेंड की जीपीसीआर जो रीजन होता है उस पे जब ये बाइंड करता है तो कंफर्मेशन चेंज आता है। इसकी वजह से क्या होता है, साइटोसोलिक डोमेन जो होता है रिसेप्टर्स का, this causes a cytosolic domain of the receptor to bind to a G protein associated with it on the inner face of the plasma membrane। तो ये जो क्या होता है भाई, जब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लाइगेंड है और रिसेप्टर है, लाइगेंड जब बाइंड कर रहा है रिसेप्टर के साथ, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ, कंफर्मेशन चेंज आता है जिसकी वजह से जो साइटोसोलिक डोमेन होता है रिसेप्टर का एक बाइंड करेगा टू अ जी प्रोटीन जो कि एसोसिएटेड होगा विद इट ऑन द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो इंटरैक्शंस होता है एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट्स होती है, अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है। ग्वेनिन न्यूक्लियोटाइड्स जीटीपी एंड जीडीपी बाइंड टू अ सब यूनिट इन द इनएक्टिव स्टेट। 3 सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं एंड जीडीपी इज बाउंड टू अ सब यूनिट। लाइगेंड बाइंडिंग जब होती है तो उसकी वजह से कंफर्मेशन चेंज होगा रिसेप्टर का, जैसे कि साइटोसोलिक डोमेन जो होता है रिसेप्टर्स का जी प्रोटीन के साथ आके वो इंटरैक्ट करता है। सो हम कह सकते हैं देयर इज अ रिलीज ऑफ बाउंड, जीडीपी रिलीज होगा एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय जीटीपी, वहां पे जाके बाइंड होगा। जीटीपी बाउंड अल्फा सब यूनिट्स डिसोसिएट्स करता है इट अपने आप को बीटा एंड गामा सब यूनिट से। एक्टिव जीटीपी बाउंड a subunit moves either towards enzyme adenylate cyclase और एंजाइम फोस्फोलिपेज सी बीटा। सो यहाँ पे फिर हाइड्रोलिसिस होगी बाउंड जीटीपी में टेक्स प्लेस आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज। फिर क्या होता है कि ए जो सब यूनिट है अल्फा सब यूनिट होती है नाउ बाउंड टू जीडीपी इनएक्टिव स्टेट में रीएसोसिएट होती है बीटा के साथ एंड गामा कॉम्प्लेक्स के साथ। तो यहाँ पे डायग्राम है जिसमें पूरा प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, यू कैन सी हियर। ओके चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे ये एक्सटीरियर है सेल का, दिस इज द साइटोसोल, दिस इज प्लाज्मा। हार्मोन है, ये रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है। ये G2 प्रोटीन है, देन दिस इज एडिनाइलिन साइक्लेज। यहाँ पे हमारा ये जीडीपी जो है या ये जी प्रोटीन है एक्चुअली। तो जब बाइंडिंग होती है एक हार्मोन की, उसकी वजह से कंफर्मेशन चेंज होगा रिसेप्टर्स में। तो कंफर्मेशन चेंज हम देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे ये बाइंड कर गया है हार्मोन रिसेप्टर के साथ, कंफर्मेशन चेंज होगा, रिसेप्टर बाइंड करेगा टू जी दिस एक्स प्रोटीन, इसके साथ यहाँ पे बाइंड करेगा रिसेप्टर्स। बाइंड किया उसके बाद फिर क्या हुआ, बाइंडिंग टू रिसेप्टर इंड्यूस करेगा कंफर्मेशन चेंज इन जी, जीडीपी बाउंड टू जी गामा, नोट गामा, आई डोंट नो, ये थोड़ा ब्लरी है, इज रिप्लेस बाय जीटीपी एंड देन सब यूनिट डिसोसिएट करती है फ्रॉम जी बीटा गामा। तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम है, एक दफा आप इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट उसका इफ यू वांट। सो अब यहाँ पे जब ये मैकेनिज्म्स है एक्शन का जी प्रोटीन का किस तरह से काम करता है, इफ यू वांट इस रिसर्च पेपर को हम देख सकते हैं। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू explain me this research paper. Okay, now we will study activation of adenylate cyclase. So